दोस्तों आज ये बायोग्राफी रहने वाली है 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ के बारे में। फिल हीथ जिन्होंने कि 7 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया टाइटल्स जीत करके आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ में अपना रिकॉर्ड टाई किया और बन गए दुनिया के सबसे महान बॉडी बिल्डर्स में से एक। आज फिल हीथ को दुनिया भर में द गिफ्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या सच में वो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ही पैदा हुए थे? क्या उनको इसी गेम में आना था? क्या सही में वो इतना ज्यादा कॉकी, इतना ज्यादा घमंडी और नफरत करने लायक इंसान है जितना कि हम उन्हें आज समझते हैं? मैं यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक पक्ष नहीं दिखाऊंगा, मैं दोनों साइड्स आपके सामने रखूंगा और चीजें जैसे हमें वैसे ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिल हीथ की बायोग्राफी और बात करते हैं उनके स्ट्रगल्स, उनकी सुसाइडल टेंडेंसीज और साथ ही साथ हर एक चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक करने की उनके अंदर की जो कला है, ऐसी चीजें जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, ये सब बताने जा रहा हूं मैं आज इस वीडियो में। दोस्तों यही आज का टॉपिक है। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बायोग्राफी 1 घंटे से ऊपर की है। तो अभी यहाँ पर ये पार्ट 1 मैंने डाल दिया है और पार्ट 2 कल आ जाएगा। तो दोनों 30-30 मिनट के पार्ट्स रहने वाले हैं। तो पहली बार होगा कि ऑल अबाउट ओलंपिया पे इतनी लंबी बायोग्राफी आ रही है। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो फिल का पूरा नाम है फिलिप जेरार्ड हीथ। इनका जन्म है 18 दिसंबर 1979 का। तो अभी मैं बायोग्राफी जब बना रहा हूँ तो इस वक्त पे फिल हीथ 43 ईयर्स के हो चुके हैं। तो फिल सियाटल में पैदा हुए। सियाटल दोस्तों एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वहां पर ना क्राइम रेट काफी ज्यादा है और गोलीबारी चलना, मर्डर, किडनैपिंग सबसे ज़्यादा। लेकिन दिक्कत है वहाँ पर सुसाइडल रेट की, वो बहुत हाई है। मतलब काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं सियाटल में। तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स की बायोग्राफीज की तरह ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट नहीं होगी कि 16 साल की उम्र में एकदम से एक लड़के को शौक लग गया बॉडी बिल्डिंग करने का, उसने मैगजीन इकट्ठा करना शुरू कर दिए ली हैने, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के, और फिर वो बॉडी बिल्डिंग में आ गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पर क्राइम ही इतना ज़्यादा था, प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा थी कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का कभी उनको टाइम ही नहीं मिला। और सही बताऊँ, सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट का। उनको पता ही नहीं था बॉडी बिल्डिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन फिल हीथ एक गेम से बहुत प्यार करते थे और ये गेम थी बास्केटबॉल। उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, बेस्ट। उनके दिमाग में कोई दूसरा प्लान था ही नहीं। बास्केटबॉल उनकी जिंदगी थी। बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल के पेरेंट्स सेपरेट हो गए, मतलब वो सिर्फ 2.5 साल के थे, जिसका उन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा आगे जा करके। फिल के जो स्टेप फादर थे और उनकी मदर ने उनको फिर बड़ा करा। और ऐसा हुआ कि जब फिल 10 साल के आसपास थे, उससे छोटी थोड़ी उनकी उम्र रही थी, और उस टाइम पे वो देखते हैं कि उनके घर में चोरी हो जाती है। वो भी उस दिन जिस दिन फिल हीथ का बर्थडे था, 18 दिसंबर वाले दिन। इस वजह से ये हुआ कि घर बिल्कुल खाली हो गया और उनके पास में रहने के लिए कुछ सोर्सेज नहीं बचे थे, और यहाँ पर ना क्रिसमस ना न्यू ईयर वो मना पाए। तो उस वजह से जब चोरी हुई तो उनके घर में उनकी मदर को भी काम करना पड़ गया, जॉब करनी पड़ गई, बिकॉज फाइनेंशियली वो लोग बहुत ही वीक हो गए थे। और फिल हीथ ने कभी भी ना इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे मदर फादर अब काम कर रहे हैं तो मैं आराम से बैठ जाऊं, बल्कि बहुत ही छोटी उम्र में उनके अंदर एक आग लगनी शुरू हो गई थी कि अब मुझे भी अपनी गरीबी को मिटाना है और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन के दिखाना है। और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा परफेक्शन के साथ में दूसरों से आगे निकलने की एक इच्छा उनके अंदर बढ़ती चली गई थी इस चीज़ से। वो ये देखते थे कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है इस शहर में, और इस वजह से फिल को उस जगह से अब निकलने की एक इच्छा ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। दोस्तों बहुत ही छोटी उम्र में ना, बहुत ही छोटी उम्र में फिल हीथ ने एक ऐसा क्राइम होते हुए देखा जो हर कोई नहीं देख सकता है, और कोई ना ही देखे तो बेहतर है। हुआ ये था कि जो उनके दोस्त थे, उस दोस्त के एक भाई को किसी ने गोली मार दी और सर में 6 गोलियां मारी गई, जिस वजह से उसकी वहीं मौत तो हुई। लेकिन फिल हीथ इस हादसे को देख रहे थे सिर्फ 10 फीट दूर से खड़े होकर के, और इतना छोटा होने के कारण उनके ऊपर उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इन चीज़ों के बीच में वो एक्चुअली में बड़े हो रहे थे, पर एक ही आउटलेट था उस वक्त उनके पास जो इन चीज़ों से उनको दूर कर देता था, और वो था बास्केटबॉल। और फिल पूरे दिन बास्केटबॉल खेलते रहते थे। इनफैक्ट उनके घर पे बास्केट भी नहीं थी, सिर्फ बॉल शूट करते रहते थे कि इमेजिनेशन देखते हुए कि मुझे यहाँ पर बॉल डालनी है। एक दिन जब फिल स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके फादर ने, उनके स्टेप डैड ने एक बास्केट लगा दी है उनके गैरेज में, अब जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सके। और पूरी रात फिल हीथ प्रैक्टिस करते रहे, और ऐसा उन्होंने कई सालों तक किया। तो फिल हीथ जाहिर है काफ़ी अच्छे थे इस गेम में, बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे वो। जब हाई स्कूल पहुंचे तो वो बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे और स्टेट लेवल पर बास्केटबॉल खेला करते थे, बहुत ही बढ़िया। तो उनका गेम क्लियर था, उनका इरादा क्लियर था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। उनको बहुत सारा पैसा कमाना था, एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, और अपनी फैमिली को वो सारी सहूलियत, वो सारे ऐशो आराम देने थे जो कि कोई भी एक बड़ा प्लेयर, कोई भी एक सेलिब्रिटी देता। और सबसे पहले तो उनको यहाँ से सियाटल से निकलना था। पर फ़र्क यही था कि फिल हीथ सपने यूं ही नहीं देखते थे, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
अभी फिल बहुत बड़े बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ अपने टाइम में खेल रहे थे जो आगे जाकर के काफ़ी बड़ा नाम बने, लेकिन उस टाइम तक फिल हीथ के स्कूल में ही पढ़ा करते थे। मगर अभी तक तो फिल की जर्नी भी कमाल चल रही थी। उनके इसी बास्केटबॉल के कारण उनका सिलेक्शन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में, स्कॉलरशिप मिल जाती है उनको। फिल हीथ वहाँ पर 2 अलग अलग कोर्सेज पकड़ते हैं, एक तो IT और दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट, यानी एक तरह से BBA हो गया और इंजीनियरिंग ये दोनों एक साथ में वो कर रहे थे। तो बहुत खुश फिल हीथ अब ये सोच के चलते हैं कि जिस तरह मैं कैप्टन था अपने स्कूल में बास्केटबॉल का, यहाँ पर भी रहूँगा। पर 5 फीट 9 इंच के फिल हीथ के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो 6 फीट 2 इंच 6 फीट 5 इंच के एथलीट्स के साथ में कम्पीट कर पाते, क्योंकि बास्केटबॉल प्लेयर्स बहुत लंबे होते हैं। और वहीं एक दिन उनके कोच ने उनको बोला कि तुम बाहर आ जाओ, तुम नहीं खेलोगे इस गेम को और यहाँ पर साइड में आकर के बैठ जाओ। अब फिल हीथ के अंदर काबिलियत थी, वो अच्छे थे, डिफेंडर बहुत बढ़िया थे वो, लेकिन उनको खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। और पूरे साल ऐसा हुआ, दूसरा साल भी ऐसा ही गया, तीसरा चौथा साल भी ऐसा गया। तो 4 साल तक वो बाहर ही बैठे रहे और उनके कोच ने उनको खेलने ही नहीं दिया। जब वो हारती थी ना टीम, तो फिल हीथ को बहुत ज़्यादा अंदर से पछतावा और फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। गुस्से में आकर के वो ये कर लिया करते थे कि जो बास्केटबॉल का कोर्ट था उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, बहुत तेज तेज दौड़ते थे और 5-6 किलोमीटर दौड़ते ही रहते थे जब तक कि थक हार के बैठ नहीं जाते थे। इस तरह वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करते थे, क्योंकि जो गेम उनके लिए सब कुछ था अब वही उनको खेलने नहीं दिया जा रहा था। और यही एक शारीरिक बनावट उनकी ऐसी थी जिसको कि वो बदल नहीं सकते। पर फिल हीथ को इस बात का क्या पता था कि जहां वो बास्केटबॉल के लिए इनएप्रोप्रिएट है, वहीं उनके जेनेटिक्स इतने परफेक्ट हैं कि बॉडी बिल्डिंग में वो सीधा नंबर 1 बन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर करीबन 20-21 साल के रहे होंगे फिल, और उस टाइम पे मेंटल स्टेबिलिटी उतनी होती नहीं, आप कुछ भी डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हो। फिल हीथ ने एक डिसीजन लिया और ये सोचा कि अगर बास्केटबॉल नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो इस ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो उनके लिए ये कितनी बड़ी चीज़ थी ना, ये शायद मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में बास्केटबॉल के अलावा उनको कुछ दुनिया में दिखाई नहीं देता था। और ये बात मैं आपसे करीबन कर रहा हूँ सन 2001 की। और दोस्तों यही वो पागलपन होता है, आप कहोगे इतना ज़्यादा क्या कि मरने को तैयार, लेकिन यही वो पागलपन होता है जो आपको या तो बिल्कुल टॉप तक लेके चला जाता है या फिर आप सही में ही दुनिया से ही चले जाते हो। तो ये पागलपन जहाँ बास्केटबॉल के लिए दिखा, एक टाइम बाद यही पागलपन इनका बॉडी बिल्डिंग के लिए भी दिखा। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा निराश होकर के फिल सीधा चले जाते हैं और लेट जाते हैं सड़क पे जाकर के, और सही में सड़क पे लेटे ही रहते हैं, ये सोच करके कि कोई गाड़ी उनके ऊपर से चढ़ के चली जाएगी। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने कि फिल हीथ को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, डिप्रेशन की ओर धकेल दिया था। पर वही होता है ना कि अगर आपको संभलना होता है तो आप संभल ही जाते हो, और अगर कुछ होना होता है तो वो होकर ही रहता है। तो फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई गाड़ी नहीं आई और फिल हीथ वापस से उठे, चले गए और वापस अपने कॉलेज में जाके बैठ गए। अब बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे थे, IT की पढ़ाई भी वो कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रोग्रामिंग की क्लास हो रही थी ओरेकल की, और वहाँ पर लैपटॉप लेकर के सारे बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा फिल हीथ ने कि मेरे साथ में एक लड़का बैठा है और उसके कंप्यूटर के वॉलपेपर पे, लैपटॉप के वॉलपेपर पे कुछ बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो लगी है। फिल ने उनसे पूछा ये कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स है, तो उस लड़के ने बताया कि रॉनी कोलमैन, ये जे कटलर है, ये ली हैन है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और फिल ने कहा काफ़ी फैसिनेटिंग सा है कि इनकी मसल बैलीज बड़ी अच्छी सी लग रही है, और बहुत ही मज़ा आया उनको देख करके कि ये बॉडी कितनी ज़्यादा मस्क्यूलर है, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अब उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, इसके पीछे एक दोस्तों बहुत सॉलिड रीज़न है। देखो फिल ने अभी तक भी डंबल्स को टच नहीं करा था और उनकी उम्र करीबन 22 साल होने को आई थी। बहुत ही लेट थे अपनी लाइफ में वो बॉडी बिल्डिंग के करियर को स्टार्ट करने के लिए। उस ज़माने में तो लोग 16-17 साल की एज में बहुत सारे छोटे छोटे चैंपियनशिप्स, नोविस क्लास की बॉडी बिल्डिंग भी खेल लिया करते थे, पर फिल हीथ इन सारी चीज़ों से अभी बहुत दूर बैठे थे। पर आपने देखा बिना डंबल्स को हाथ लगाए भी इनकी मसल्स कैसी है, इनके शोल्डर्स कितने राउंड है। फिल हीथ जब 5 साल के थे ना, उनके पेरेंट्स ने स्पॉट कर लिया था कि हमारे बच्चे के पास में जो काफ्स है बहुत ही मस्क्यूलर है और इसके मसल बैलीज भी बहुत राउंड है। फिल हीथ ने भी ये चीज़ें नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि भले ही मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, जब तक खेल रहे थे उन्होंने देखा कि मैं बास्केटबॉल तो खेलता हूँ लेकिन मैं दूसरे लोगों से काफ़ी मस्क्यूलर हूँ। तो कहीं ना वो चीज़ उनके अंदर एकदम क्लिक करी कि इस गेम को खेला जा सकता है, अगर बास्केटबॉल नहीं तो बॉडी बिल्डिंग में आया जा सकता है। और सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए वो चले गए जिम में, और कुछ लोगों से जो उनके कॉलेज में जिम करा करते थे उन बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। उनको क्या था, इस डिप्रेशन के फेज से बाहर आना था, या फिर कम से कम बास्केटबॉल के बारे में तो नहीं सोचना था, क्योंकि सोचते रहते तो फिर सड़क पर जाके लेट जाते। तो उन्होंने सिर्फ इसके लिए जिम ज्वाइन करा, और ये डेट दोस्तों उनको आज तक भी याद है कि 8 अक्टूबर 2002 की थी। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ में। और ठीक 6 महीने बाद दोस्तों 4 अप्रैल 2003 को फिल हीथ अपना सबसे पहला बॉडी बिल्डिंग शो भी खेल लेते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही जल्दी हो रही थी उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट इतना लेट करा था ना। लेकिन फिल हीथ एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे बच्चे थे जिसको कि ना चीज़ें बहुत जल्दी सीखनी थी और बहुत ही इंटेलिजेंट मैनर में सीखनी थी। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं।
जल्दबाजी में अक्सर इंसान गलत स्टेप्स ले लेता है, पर फिल हीथ हर चीज काफी ज्यादा प्रिसाइजली करना चाहते थे। अगर उनको रिकवरी करनी है ना, तो वो ये देखेंगे कि मैं रिकवरी दूसरे लोगों से जल्दी कैसे कर सकता हूँ, बशर्ते मैं हेल्दी भी रहूं। अगर वो वेट लगा रहे हैं ना, तो उनको ये चाहिए कि एक सेट कर रहे हैं 10 रेप्स का, तो 8 रेप्स उसमें से परफेक्ट निकलने चाहिए। परफेक्ट मतलब हर एक रेप में आपको पंप आना चाहिए, हर एक रेप में आपकी मसल स्क्वीज होनी चाहिए। क्योंकि जिम में और भी दूसरे लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, फर्क कैसे आएगा? आपकी बॉडी क्यों बन जाए कि उनकी ना बन पाए? आपकी बॉडी इसीलिए बनेगी क्योंकि आप ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन का यूज कर रहे हो। वही चीज जो आर्नोल्ड दुनिया को हमेशा से सिखाते आए हैं, तो वही फिल हीथ ने भी यहाँ पर करना शुरू करा। अगर वो ट्रेडमिल भी कर रहे हैं ना, तो उनको माइक्रो प्रिसीजन चाहिए उस ट्रेडमिल के अंदर। अगर वो उस पर चल रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि मेरे ग्लूट्स भी और हैमस्ट्रिंग्स भी उस तरह से स्क्वीज हो कि वो एक पर्टिकुलर शेप में दिखाई दे, एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखाई दे। तो ये वो चीज़ें थी जो फिल हीथ सोच रहे थे और बाकी के लोग नहीं सोच रहे थे। उनको ऐसा था कि अगर 5 बजे कोई उनको उठाने आएगा या 5 बजे उनको उठना है, तो वो 4:30 बजे उठ करके बैठ जाया करते थे, ताकि जल्दी जल्दी हर एक काम को कर सके। तो चीज़ें ना आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन फिल हीथ की जो लेट जर्नी स्टार्ट हुई है 23 साल की उम्र में, एकदम से जो जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए ना अपने करियर में करीबन 2-3 सालों के अंदर अंदर, उसका यही राज था। वो अपने माइंड को और अपने फोकस को अब नहीं हिलने देना चाहते थे। उनको बास्केटबॉल से तो निकाल दिया गया था, लेकिन अब बॉडी बिल्डिंग से उनको निकालने वाला कोई भी नहीं था। फिल हीथ के साथ कोई ट्रेनिंग करने वाला भी नहीं था, वो खुद से ही ट्रेनिंग कर रहे थे और आज तक भी फिल हीथ खुद से ही ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। और धीरे धीरे करके फिल हीथ ने मसल मास पुट ऑन करना शुरू करा। सिर्फ 6 महीने में उनका वजन 170 LBS से 190 LBS तक पहुंच गया, और ये उसी दौरान 8 अक्टूबर 2002 से 4 अप्रैल 2003 तक की बात है। अब दोस्तों वीडियो में हम बस छोटा सा एक पॉज लेकर के फटाफट से एक हेल्दी प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं और वीडियो में 1 मिनट में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मसल ब्लेज की ओर से आता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो है मसल ब्लेज का बायोजाइम मल्टीविटामिन। और इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3 गोलियां एक साथ आती है और तीनों गोलियां अलग अलग किस्म का काम करती है। पहली गोली का काम बताता हूँ, तो ये है एक विटामिन और मिनरल से भरी हुई गोली। इसके अंदर दूसरी गोली का काम बताता हूँ, वो आती है प्रोटीज से भरी हुई। प्रोटीज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और आपके अंदर प्रोटीन बेहतर एब्जॉर्ब करवा देता है, जो हमें चाहिए। तीसरी गोली का काम ये भरी हुई है अश्वगंधा, ट्रिब्यूलस टेरेस्टेरिस और फेनुग्रीक से। फेनुग्रीक एक ऐसा प्लांट होता है नेचुरल, जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाता है। और डेफिनेटली जो चीज़ सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाती है बॉडी बिल्डिंग में, वो चीज़ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करती है। यहाँ आपको तीनों गोलियों में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग मिलता है। प्लस इसके अंदर इन्होंने जॉइंट ब्लेंड भी डाला हुआ है, ताकि आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़िया रहे एक्सरसाइज करते हुए या स्क्वाट्स मारते हुए। तो कंप्लीट पैकेज है, इसलिए मैंने बोला वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। 999 के प्राइस पे इस वक्त ये मिल रहा है। अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो और सस्ता ही पड़ने वाला है। बाकी इसको सुबह ले सकते हो ब्रेकफास्ट के बाद। तो कुल मिला के मल्टीविटामिन का वही एक पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ही तगड़ा एक सप्लीमेंट है। आप बताना आपने कभी ये ट्राई किया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे फिल हीथ के पहले बॉडी बिल्डिंग शो की। तो फिल जैसे ही अपने पहले बॉडी बिल्डिंग शो में उतरते हैं, उसको जीत लेते हैं तभी। लेकिन ये जीत बहुत मामूली जीत नहीं थी। इसके अंदर फिल हीथ सारी कैटेगरीज को जीत लेते हैं। सारी कैटेगरीज से मेरा ये मतलब है कि नॉविस, हैवी वेट, लाइट वेट, मिडिल वेट, बैंटम वेट, सब कैटेगरीज में ओवरऑल उन्होंने सब लोगों को हराते हुए इस टाइटल को जीता था। और वहाँ उनको इस चीज़ का गिफ्ट भी मिल गया था, और गिफ्ट में उनको मिला एक निकनेम, और निकनेम भी क्या था? फिल हीथ द गिफ्ट। एक्चुअली में वही नाम उनको उस टाइम पे मिल गया था इतनी जल्दी। और दूसरा गिफ्ट यहाँ पर जो उनको मिलता है वो थे जे कटलर। यस, उनकी मुलाकात यहाँ पर इसी शो में जे कटलर से हुई थी। यही वाली फोटो जो आज तक भी काफ़ी सर्कुलेट होती है। तो जे वहाँ पर बतौर गेस्ट आए थे। तो फिल ने जे को देखा और उनसे पूछा कि सर मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचा सकता हूँ? तो जे ने कहा बिल्कुल। और उसके बाद में फिल ने उनसे पूछा कि आपका वजन कितना है? तो जे कटलर बोलते हैं 290। फिल बोलते हैं मेरा भी है, लेकिन मेरा है 190। तो ये इस टाइप की कन्वर्सेशन थी। जे ने वहाँ पर फिल हीथ को देखा। अब उनकी आदत क्या है ना, कि वो जब किसी इंसान को, किसी बॉडी बिल्डर को देखते हो तो कंप्लीट देखते हैं, पूरी फिजिक अच्छे से, और फिर जाके कोई एडवाइस देते हैं। तो उन्होंने फिल को ये बोला था कि आने वाले टाइम में तुम काफ़ी महान बनोगे। लेकिन इतना भी नहीं पता था उनको कि आने वाले 5 सालों में मेरे बराबर में आकर के लड़का नया खड़ा हो जाएगा। और इनफैक्ट ठीक 2 साल बाद 2005 में तो इन दोनों ने ही गेस्ट पोजिंग करी थी, वो भी इसी शो में जिसमें फिल हीथ ने अपना डेब्यू किया था। तो फिल हीथ की आगे बढ़ने की रफ्तार ही थी जो उनको इतना तेज़ ऊपर लेकर के गई। आप ये दोस्तों फ़र्ज़ करके देखो ना, मतलब कंपेयर ही कर लो। जैसे काई ग्रीन थे, 99 में उनके पास प्रो कार्ड आ गया था, और अभी फिल हीथ की जो मैं बात कर रहा हूँ 2003 में, ये बिल्कुल अपना पहला कंपटीशन खेल करके चल रहे हैं। तो ये तो एमेच्योर बॉडी बिल्डर ठहरे। लेकिन आने वाले 2 सालों बाद 2005 में फिल हीथ प्रो बन जाते हैं। और काई ग्रीन और फिल हीथ का पहला जो मुकाबला हुआ था वो 2006 शॉनरे क्लासिक के अंदर हुआ था। तब ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल एक लेवल पे आ चुके थे। लेकिन इस प्रो शो के अंदर भी फिल हीथ ने काई को डिफीट दे दी थी अपने सबसे पहले ही
शो में। अगर 2003 से 6 तक आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ 3 साल ही हुए थे। तो एक अप्रोच, एक तरीका हर चीज़ को करने का फिल हीथ का काफ़ी अलग रहा है। देखो काई ग्रीन की जर्नी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। जिन लोगों को उनका पास्ट पता है वो बहुत ही एक डार्क फेज से गुजरते हुए, काफ़ी ख़राब पास्ट से गुजरते हुए आए थे। फिल हीथ का पास्ट भी कोई ऐसा नहीं रहा कि वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। फिल ने भी 3 जॉब्स करी थी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था फिल हीथ ने, तो इनकम कहाँ से होगी, कौन स्पॉन्सर करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जॉब अपनी करनी शुरू कर दी थी, और एक नहीं बल्कि 3 जॉब्स करनी शुरू कर दी थी एक ही दिन में। अपने सबसे पहली जॉब में ये बाउंसर बने जिम के अंदर। वे प्रोटीन की जो शॉप होती है ना, सप्लीमेंट स्टोर्स, वहाँ पे काम करा करते थे। जिम के अंदर काम करा करते थे एज अ मैनेजर, नॉट एज अ ट्रेनर। फिल को मैनेजमेंट करना बहुत पसंद था, काउंटर पे बैठने का उनको शौक था। और हाँ, इसी दौरान उन्होंने एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब भी करी थी, बिकॉज उन्होंने IT की पढ़ाई कर रखी थी। पर मेनली थे तो वो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही। और इंडस्ट्री में होते हो आप, भले नए भी हो, आपके बारे में पता लग जाता है, आप क्या कर रहे हो, क्या कितने पानी में हो, सब चीज़ें मालूम लगने लगती है। और जब बातें उठती हैं तो वो ऊपर के लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं। फिल हीथ लकी रहे, क्योंकि उनके ऊपर निगाह वीडर की पड़ गई। और जो वीडर आपको मालूम ही है, जिसके ऊपर निगाह डाल दे एक बार, यानी कि स्पॉट कर लेना, तो उसको अपने पास बुला के ही मानते हैं, चाहे वो आर्नोल्ड हो, फ्रैंको हो, ली हैने जैसे एथलीट्स हो। यहाँ पर उन्होंने फिल हीथ को इनवाइट भेजा। ये 2005 के आसपास की बात है, और फिल फ्लाइट लेकर के वीडर से मिलने गए। फ्लाइट में जाना भी काफ़ी बड़ी बात थी उनके लिए। तो फिल जैसे ही गए वीडर से मिलने, वीडर ने उनको सीधा दे डाला एक कॉन्ट्रैक्ट, और उनको कहा कि आप हमारी जो फ्लेक्स मैगजीन है उसके अंदर अब से आओगे फ्रंट पेज पे। फिल ने कहा यार कि बस मुझे फ्रंट पेज पे आना है। वीडर ने कहा हाँ। और फिल ने पूछा क्या करना होगा। उन्होंने कहा कोई या तो आपको सप्लीमेंट अपने हाथ में पकड़ना होगा, या फिर कोई डंबल अपने हाथ में पकड़ के खड़े हो जाना है। और फिल ने कहा इस चीज़ के आप मुझे पैसे दोगे। तो वीडर ने कहा यस। तो इस चीज़ से फिल हीथ को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कोई मिलता है, सप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो भी दुनिया के सबसे बड़े एक इंसान से, जो कि सबसे बड़ा एक तरह से गॉड फादर माना जाता है, तो कौन खुश नहीं होगा। तो उस टाइम पे फिल हीथ को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास में एक आ गई थी। अब आमतौर पे दोस्तों सोच क्या होती है ना, अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास एक अच्छी इनकम है, आप बहुत ही सेफ चलते हो, और ये तो बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला जाए। लेकिन फिल हीथ अलग थे बिल्कुल। एक चैंपियन ऐसा ही होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं देखता जब उसको और कुछ बड़ा करने की धुन सवार होती है। तो यहाँ पर फिल हीथ 2005 में हमें मालूम है प्रो कार्ड अपना ले लेते हैं, NPC USA चैंपियनशिप जीत करके, यानी कि पूरे US में सबसे बेस्ट एमेच्योर बॉडी बिल्डर वो थे। और इस वजह से उनको यहाँ पर प्रो कार्ड मिल जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पर मिल जाते हैं इनको हैनी रैम्बॉट। यस, उस टाइम पे इनको एक तरह से मैं बताऊं तो USA चैंपियनशिप भी हैनी रैम्बॉट ने ही जितवाई थी। उस टाइम पे ही उन्होंने कोचिंग देनी इनको शुरू कर दी थी, जब ये एक एमेच्योर थी। खैर, हैनी के अंडर वो एक प्रो तो बन गए, और इसीलिए हैनी रैम्बॉट को उस टाइम पे प्रो क्रिएटर बोला जाता था। याद है आपको? हालांकि आज तो वो ओलंपिया क्रिएटर बन गए, क्योंकि आज वो मिस्टर ओलंपिया बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो प्रो एथलीट्स बना दिया करते थे, यानी एमेच्योर को प्रो बनाते थे। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात और इनकी जोड़ी बन गई फिल हीथ हैनी रैम्बॉट की, और इनका एक ब्रदरहुड भी शुरू हो गया साथ ही साथ। फिलहाल हैनी अब उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ट्रेनिंग फिल हीथ अकेले ही करते थे। मेनली हैनी रैम्बॉट उनको शो के लिए किस तरह प्रेप करना है, मसल मास किस तरह इंक्रीज़ करना है, और क्या सारी चीज़ों का मैनेजमेंट रखना है, ये सब चीज़ों के ऊपर गाइडेंस देने लग गए थे। इस वक्त तक फिल हीथ कोलोराडो स्टेट में आ चुके थे। वैसे 2003 में ही उन्होंने कोलोराडो के कई सारे कॉम्पिटिशन्स खेले थे NPC के, जिसको कि वो जीत चुके थे। तो वो 2003 में ही आ चुके थे, और अपने उसी फेमस एम्बर्स प्रो जिम में ट्रेन किया करते थे, जिसके अंदर उन्होंने खुद को एक प्रो बनते हुए, और उसके बाद प्रो से मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखा। तो इस जिम के अंदर ट्रेनिंग तो कर रहे थे। 2006 का ईयर भी अब लग जाता है, और अब टाइम आ जाता है कि अब डेब्यू भी कर लिया जाए, प्रो डेब्यू। भाई प्रो कार्ड लिया है तो प्रो डेब्यू भी करना चाहिए ही। और ये वही शो था कोलोराडो प्रो, या शॉन रे क्लासिक कह लो उसको, जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि इनकी काई ग्रीन से सबसे पहली बार एक फेस ऑफ हुई थी, इन्होंने उनके खिलाफ कम्पीट किया था। अब यहाँ पर अपने सबसे पहले ही प्रो शो में ये आ जाते हैं फर्स्ट। दोस्तों उसके एक हफ्ते बाद था न्यूयॉर्क प्रो, और फिल हीथ बिल्कुल रेडी थे उस वाले शो के लिए भी। तो न्यूयॉर्क प्रो में अब ये कदम रखते हैं, और वहाँ पर भी आ जाते हैं फर्स्ट। अब इन दोनों शोज़ में कौन कौन था ज़रा इस पर बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जो पहला फिल हीथ ने अपने लाइफ का प्रो शो खेला था, उसके अंदर में कोलोराडो प्रो में काई ग्रीन भी थे, और वो आए थे 14th नंबर पे। इसके बाद जो एक हफ्ते बाद वाला न्यूयॉर्क खेला था फिल ने, उसके अंदर दोस्तों फिल ने हरा दिया था यहाँ पर डेनिस जेम्स को, जो 3rd पे चले गए थे। और इसी के साथ साथ जॉर्ज फेरा, काई ग्रीन, इन दोनों को भी हराया था। मतलब जॉर्ज फेरा तो काई ग्रीन के कोच हैं, लेकिन उस टाइम पे एक कंपेटिटर थे, और जॉर्ज फेरा 7th पे थे, और काई ग्रीन प्लेस भी नहीं हुए थे न्यूयॉर्क के अंदर। तो आप ये समझ लो फिल ने अपने करियर के स्टार्टिंग में ही काई ग्रीन को फेस करना शुरू कर दिया था। मतलब इस वाले कंपटीशन में नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि काई तो 14th पे थे, कहीं पे प्लेस भी नहीं हो रहे थे, लेकिन पहले ही शो में ये दोनों एथलीट्स एक साथ थे।
इसके बाद फिल के पास में प्रो शो जीतने के बाद में एक पूरा मौका था कि वो ओलंपिया में जा सकते हैं। भाई सीधा सा रूल है, आपने एक नहीं 2 प्रो शोज जीते, आप तो बहुत ही परफेक्ट हो ओलंपिया में जाने के लिए। पर इन्होंने कर दिया मना। इन्होंने कहा मैं 2006 के ओलंपिया में नहीं आऊँगा और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि इस लाइनअप के अंदर मैं खड़ा हो पाऊंगा। हो भी गया तो टॉप 10 के बाहर प्लेस होऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ओलंपिया में क्वालिफाइड हो तो क्या बेवकूफ़ी है, क्यों कम्पीट आप नहीं कर रहे हो, कौन ऐसा मौका छोड़ता है। लेकिन फिल हीथ अलग थे। इनको खुद को खुश नहीं करना था बस ये कह के कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ और एक बार बस खेल लूँ इस कॉम्पिटिशन में। इनको कुछ और चाहिए था, कुछ ज़्यादा बड़ा, और इसी के लिए उन्होंने अपने आप को रोक दिया। तो फिल हीथ ने यहाँ पर जो वीडर से कांटेक्ट किया और उनको समझाया कि आप मेरे को ज़रूर से स्पॉन्सर कर रहे हो, लेकिन मैं इस साल ओलंपिया नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। अब एक सामने वाली कंपनी को तो बुरा लगेगा ये चीज़ सुन करके, क्योंकि वो आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं, आपके ऊपर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ से आउटपुट तो तभी मिलेगी ना जब आपकी भी एक ग्रोथ होगी। और ग्रोथ तभी होती है कि एथलीट की जब वो बड़े शोज़ में कम्पीट करता है। आपने मना कर दिया खेलने से, तो जो वीडर ने यहाँ पर एक बड़ा दिल रखते हुए फिल हीथ को कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं खेलना, आप पूरे साल का रेस्ट ले लो, अगले साल खेल लेना। क्योंकि वीडर भी इस चीज़ को समझते थे एक चैंपियन माइंडसेट वाला एथलीट कैसा होता है। पहले भी उनका इस किस्म के एथलीट से पाला पड़ा हुआ है। इसके बाद में 2007 आता है और फिल हीथ खेलते हैं अपना पहला आर्नोल्ड क्लासिक। इसके अंदर सीधा उनकी लगती है 5th प्लेसिंग, क्योंकि इसमें विक्टर मार्टिनेस इस कॉन्टेस्ट को जीत लेते हैं, डेक्स्टर 2nd पे आते हैं और फिल 5th पे पहुंच जाते हैं। अब उस टाइम पे ओलंपिया क्वालिफिकेशंस के ऐसे रूल थे कि अगर आप टॉप 5 में आ जाते हो आर्नोल्ड में तो आप ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड हो। तो फिल तो 5th आ गए थे, तो इस तरीके से अब फिल ही दोबारा ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। लेकिन उनको शर्म नहीं आई और सच में ये बात खुद फिल हीथ ने अपने लिए बोली है। वो गए वीडर के पास और दोबारा जाके बोल दिया कि मैं इस साल भी ओलंपिया में नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। और ये कदम उनके ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ गया। हालांकि जो वीडर अभी भी मान गए थे क्योंकि उन्होंने उनको एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर नहीं दिया था कि वो कॉन्टेस्ट में खेलेंगे या ओलंपिया में, उन्होंने बस उनकी बॉडी शेप को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पर उस टाइम पे फिल को बहुत और लोगों को मनाना पड़ गया, इंक्लूडिंग पीटर मैकगॉफ जो फोटोग्राफर थे वीडर के और एक बहुत बड़े लेजेंड फोटोग्राफर माने गए हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के। अब तो खैर वो नहीं है। तो फिल ने इन सब लोगों को कन्विंस किया और समझाया नहीं खेल सकता हूँ मैं, और उस वजह से फिल हीथ की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा बिखर गई क्योंकि जो वीडर ने फिर से उनको कह दिया कि ठीक है आप मत खेलो, लेकिन लोगों ने इस चीज़ के लिए उनको माफ़ नहीं किया और ये अफवाह उठनी शुरू हो गई कि फिल हीथ एक डरपोक इंसान, ये बड़े बॉडी बिल्डर्स को फेस करने से डरते हैं और इस चीज़ की फिल हीथ को कीमत भी चुकानी पड़ी थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास ज़्यादा थे नहीं और खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो फिल हीथ ने एक अपना बिजनेस माइंड चलाया क्योंकि एक बिजनेस बैकग्राउंड से भी वो आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पर्सनली सारे जितने भी प्रमोटर्स थे ना शो के, जैसे गेस्ट पोजिंग नहीं होती पिट्सबर्ग प्रो में या फिर न्यूयॉर्क प्रो में, दूसरे सब शोज़ में, छोटे मोटे एमेच्योर शोज़ में, तो फिल हीथ ने एक एक करके सारे प्रमोटर्स को फ़ोन करना शुरू करा और उनको बोलना शुरू करा कि अगर आपको गेस्ट पोजिंग करवानी हो तो मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा अमाउंट है, इतना मैं चार्ज करता हूँ। और सब प्रमोटर्स में से ज़्यादातर प्रमोटर्स ने फिल हीथ को उस टाइम पे मना कर दिया था। फिल हीथ का जो अपना बैकग्राउंड था, जब वो किसी प्रमोटर से बात करते थे तो ये बोलते थे कि मैं नेशनल यूएसए चैंपियन फिल हीथ बोल रहा हूँ या फिर मैंने एक प्रो शो जीता हुआ है। बस इतना ही होता था उनके पास अपना इंट्रो देने के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। लेकिन इससे काफ़ी आपको बड़े बॉडी बिल्डर्स को रिप्लेस करने का मौका नहीं मिल जाता ना। आप रॉनी कोलमैन, जे कटलर की जगह नहीं ले सकते हो ना किसी गेस्ट पोजिंग में। आप क्या हो, आप कौन हो। लेकिन फिल हीथ ने कुछ शोज़ में गेस्ट पोजिंग करी। नतीजा इससे ये निकलता है, उनका ये प्लान था कि गेस्ट पोजिंग करने से मुझे मिलेगी पॉपुलैरिटी और पूरे साल भर में लोग मुझे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ओलंपिया में सीधा दिखने वाला हूँ मैं, वो भी 2008 में। तो 2007 का पूरा ईयर उन्होंने गेस्ट पोजिंग्स करते हुए निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस समय से 3 साल पहले तक जहां फिल हीथ सिर्फ एक बाउंसर थे, अब इस वक्त वो कमाने लग गए थे ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ पर ईयर। अब 2008 का ईयर लगता है और इस साल फिल हीथ बन जाते हैं दोस्तों मिस्टर आयरन मैन। नहीं, वो मूवी वाला आयरन मैन नहीं जो उस टाइम आया था। एक्चुअली में ये आयरन मैन नाम का एक शो जीत जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये ओलंपिया में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसके बाद में वो अगला शो खेलते हैं आर्नोल्ड क्लासिक का और इसके अंदर आ जाते हैं सेकंड, और डेक्स्टर जैक्सन यहाँ पर फर्स्ट आए थे। तो आपको याद होगा 2008 में डेक्स्टर ने आर्नोल्ड भी जीता और उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने ओलंपिया भी उसी साल जीता। तो फिलहाल एक शो जीत चुके थे, आर्नोल्ड में थे सेकंड, ओलंपिया के लिए हो गए क्वालिफाई। अब फिल हीथ ने जो दोस्तों ये आयरन मैन के अंदर अपनी बॉडी दिखाई ना, ये एक बहुत ही सीरियसली लिए जाने वाली बॉडी थी, क्योंकि इस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस थी, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे और कंप्लीट मसल फाइबर्स
और राउंडनेस दिखाई दे रही थी। इनकी ग्लूट्स एकदम श्रेडिड थे और हैमस्ट्रिंग्स निकल रहे थे बाहर। बैक में उतनी ज़्यादा विड्थ नहीं थी लेकिन थिकनेस हद से ज़्यादा थी। और ऐसे ही फ्रंट से अगर देखा जाए चेस्ट की मसल्स में फाइबर पड़ रहे थे, शोल्डर्स एकदम पॉप कर रहे थे। तो इससे ना इसी चीज़ से बनती है हाइप कि अब ये एथलीट फिर जीत गया है, क्योंकि 1 साल पहले तक ये बात हो रही थी कि अब ये एग्जिट आउट कर चुके हैं बॉडी बिल्डिंग से और शायद ये अब दोबारा ना दिखे। ये बातें हो रही थी, ये आर्टिकल्स छप रहे थे, लेकिन इस शो को जीतने के बाद में इनकी न्यूज़ वापस से आनी शुरू हो गई कि फिल हीथ वापस आ गए। डेक्स्टर जैक्सन एक काफ़ी बड़ा नाम थे उस टाइम पे, डेक्स्टर के खिलाफ कम्पीट किया और काफ़ी कंपेरेबल फिजिक दिखाई आर्नोल्ड में, और काफ़ी मस्क्यूलर राउंड फिजिक भी थी फिल हीथ की, तो इससे इनकी एक हाइप बनी। अब ओलंपिया तक जाते जाते ना इनका नाम ठीक हो गया था, लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल में काई ग्रीन की कहानी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, क्योंकि वो थर्ड आए थे आर्नोल्ड क्लासिक 2008 में और उनको मोस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर माना गया था उस टाइम पे। ये माना जा रहा था कि ये भी बहुत तहलका मचा सकते हैं। लेकिन अब आता है दोस्तों 2008 का मिस्टर ओलंपिया, और हमें मालूम है क्या हुआ उस साल। फिल हैनी के अंडर थे और इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा कि अपने पहले ओलंपिया में ही सीधा थर्ड आ गए, और यही सेम प्लेसिंग मिली थी फिल हीथ को अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में भी, यानी 2020 में, तब भी तो थर्ड ही आए थे। खैर ये तो इनिशियल था और स्टार्टिंग थी और बहुत ही तगड़ी प्लेसिंग लग गई। यहाँ पर जे कटलर जो थे अपना टाइटल हार जाते हैं पहली बार, और बहुत ही एक आश्चर्य वाली चीज़ थी, क्योंकि कटलर बहुत ऊपर चल रहे थे बाकी इन सब एथलीट से, और उनको हराते भी है तो कौन, एक छोटे फिजिक वाले कम साइज़ वाले डेक्स्टर जैक्सन। तो ये तीनों एथलीट्स एक साथ लाइनअप में थे, कॉल आउट में थे और बहुत ही कंपेरेबल थे। मतलब 2008 के बाद से ये बातें उठनी शुरू हो गई कि जे कटलर तो अब हो चुके हैं ख़त्म, फिल हीथ है फ्यूचर, ये अगले साल जीत सकते हैं, और यहाँ पर डेक्स्टर जैक्सन भी काफ़ी अच्छे हैं तो वो भी फर्स्ट या सेकंड आ सकते हैं अगले साल। तो इन दोनों की हाइप बननी शुरू हो गई। जे कटलर को हर एक इंसान ने उस टाइम पे बिल्कुल क्रॉस कर दिया था और आर्टिकल्स में सिर्फ नेगेटिविटी थी। अब जे कटलर फिल हीथ को 2003 से जानते थे और तब से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों ने साथ में गेस्ट पोजिंग करी थी 2005 में और गहरे दोस्त बने। फिल ने जे के घर पे आना जाना काफ़ी शुरू कर दिया था उस समय तक, और वीडियो गेम खेलने के फिल हीथ बहुत ही शौकीन रहे हैं आज तक भी। तो जे के घर पे ये दोनों वीडियो गेम्स खेला करते थे। तो गलत नहीं होगा ये कहना कि फिल हीथ ने उस टाइम अपनी दोस्ती निभाई और कटलर की मदद करी, और खुद से आगे बढ़ के वो हैनी रैम्बॉट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जे कटलर से। हालांकि जे तब मना कर देते हैं बिकॉज वो क्रिस असीटो के क्लाइंट थे, लेकिन जब असीटो की ट्रेनिंग भी काम नहीं करी और अप्रोच ने जे कटलर का करियर ही डुबा दिया, तो फाइनली उन्होंने ज्वाइन कर लिया हैनी रैम्बॉट को, और ये 2009 से जस्ट थोड़ा पहले की बात है। तो अभी जे कटलर की स्टोरी की स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन फिल हीथ भी ट्रेनिंग कर रहे थे हैनी के अंडर। तो अब टेक्निकली हैनी रैम्बॉट के पास 2 बड़े क्लाइंट्स थे और 2009 का साल शुरू हो जाता है। इस साल फिल की प्रेप में आने लग गए थे कई सारे इश्यूज, उनकी हेल्थ इश्यूज भी कई आने लग गए थे, बीमार पड़ने लग गए थे, वो फैमिली में इश्यूज थे, डेथ्स होने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ जे की फिजिक कैसी बनती जा रही थी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि इस साल बनेंगे फिल हीथ मिस्टर ओलंपिया। और ये उम्मीदें कोई छोटे मोटे या फिर रूमर्स फैलाने वाले, प्रिडिक्शन करने वाले लोग नहीं, बल्कि खुद पुराने मिस्टर ओलंपियास कह रहे थे, जैसे कि डोरी नेट्स, फ्लेक्स व्हीलर और केविन लवरोनी ने एक इंटरव्यू करा और ये बोला कि वो जो नया लड़का आया है फिल हीथ, ये इस साल जीत जाएगा। Do you think we're going to have a new champion? I would definitely put money on a new champion. Okay. My best guess is it's going to be Kai or Phil Heath. Kai or Phil Heath, which I'm going to go with you on that, Flex. I would say it would be Dexter or Phil Heath. पर जैसे ही कटलर स्टेज पे कदम रखते हैं तो बिल्कुल एक नए हेयर स्टाइल और कम्प्लीटली नई बॉडी के साथ में आते हैं और वो आइकॉनिक क्वाड स्टंप हिट कर देते हैं, और यहीं से ये स्टेज बिल्कुल क्लियर और कंपटीशन बिल्कुल साफ हो जाता है। जिन फिल हीथ से सब लोगों ने उम्मीद लगाई थी, 2 दिन पहले उनको हो जाता है स्टमक इन्फेक्शन, जिसके चलते वो 5 पाउंड्स अपना मसल मास लूज कर देते हैं और फिल हीथ हो जाते हैं बहुत ही छोटे, बहुत ही नैरो, और सीधा लगती है उनकी 5th प्लेसिंग। तो क्लियरली फिल हीथ का भी ये टाइम नहीं चल रहा था, ये टाइम किसी और का था। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पे कटलर आया और सेकंड पे चले गए थे ब्रेंच वॉरेन सरप्राइजिंगली। 3rd प्लेसिंग सीधा डेक्स्टर जैक्सन का था, और 4th पर आ गए काई ग्रीन, जिन्होंने उस साल फिल हीथ को हराते हुए 5th नंबर पे पहुंचा दिया था। अब दोस्तों काई ग्रीन उस साल तक बहुत डेंजरस हो चुके थे, इतने कि उन्होंने उस साल का आर्नोल्ड क्लासिक भी जीता हुआ था, और 2009 का ओलंपिया इकलौता ऐसा ओलंपिया बना जिसमें कि काई ने फिल हीथ को बीट कर दिया। इस साल फिल हीथ को इतना खराब लगा, इतना खराब उन्होंने आज तक कभी फील नहीं किया था, क्योंकि हमेशा वो कॉम्पिटिशन जीतते हुए आए थे, और जीत के बाद हारना बहुत कम लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर पाते। फिल ने कहा मैं दोबारा से ऐसी फीलिंग नहीं चाहता कि मुझे कभी भी आए, भी वर्स्ट फीलिंग है मेरी लाइफ की, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एक तरह से 5th प्लेसिंग, और बैक स्टेज ये वाली वीडियो काफ़ी एक पॉपुलर हुई थी। I got 5th. I'm not 5th, but I was tonight, and that's just the way it is. You know, measurement of a man is not how you win; it's what happens when you lose, and what you do after that.
तो इस कंपटीशन के बाद जाहिर है फिल हीथ बहुत खुश नहीं थे। अगले दिन जो वीडर का एक फोटोशूट था, जो एक काफ़ी फेमस फोटोशूट है, आपने भी कई बार देखा होगा इस फोटो को। इससे ठीक पहले जब बॉडी बिल्डर्स आने वाले थे फ़ोटोज़ खिंचवाने, तो फिल हीथ उसी जिम में लेग्स मार रहे थे, यानी कंपटीशन के अगले दिन लेग्स करना, और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर फिल हीथ अपने आप को सबसे टफेस्ट सिचुएशन में डाल करके देखना चाहते थे कि क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई पागलपन होगा तो उन्हीं के अंदर होगा इस टाइटल को पाने का। वो खुद से ये प्रूव करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने सबसे ख़राब फेज़ में लेग्स ट्रेन करे, और डेफिनेटली उससे एक दिन पहले उनको स्टमक इन्फेक्शन था। तो इसका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन हाँ एक फीलिंग ज़रूर थी, एक इमोशनल फीलिंग इसके पीछे बहुत बड़ी थी। तो ये फ़ोटोशूट हुआ और उसके बाद में 2009 का ईयर यहाँ पर ख़त्म होता है इस तरह। यहाँ पर आ जाता है 2010 के अंदर फिल हीथ और काई ग्रीन तैयारी करते हैं पहले आर्नोल्ड क्लासिक की, और यहाँ पर इस आर्नोल्ड क्लासिक में काई ग्रीन फिल हीथ को हराते हुए अपना दूसरा टाइटल ले लेते हैं। अब फिल का था ये लास्ट आर्नोल्ड क्लासिक, उसको भी ये हार गए थे, और काई ग्रीन की थी ये बेस्ट चीज़, क्योंकि इस वजह से अब उनकी हाइप बननी शुरू हो गई थी कि एक बहुत खतरनाक एथलीट पैदा हो रहा है, और ये एथलीट भी कुछ कम नहीं है। तो शो आते आते यानी ओलंपिया आते आते फिल हीथ, काई ग्रीन, जे कटलर, इन्हीं की ज़्यादा बातें हो रही थी। और जैसे ही ओलंपिया स्टार्ट होता है तो बहुत ही एक डिफरेंट पैकेज फिल हीथ ने 2009 के तुलना में दिखाया, क्योंकि अब 2010 में तो बिल्कुल ठीक थे, उनका कोई स्टमक इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ रोक नहीं रही थी, और बहुत अच्छी फुलनेस, राउंडनेस वो लेकर के आए। इनफैक्ट फिल के इंप्रूवमेंट्स उसी साल के आर्नोल्ड क्लासिक से भी काफ़ी ज़्यादा थे, और ये नोटिसेबल थे। अब फिल हीथ के पास एक ज़्यादा अच्छी विड्थ थी। इसका ये नतीजा निकलता है कि फिल हीथ और जे कटलर टॉप 2 कंपैरिजन्स में ओलंपिया में आके खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद जो रिजल्ट्स आए ना, उससे कुछ ऐसा हुआ कि सीधा ऑडियंस कुर्सी से उठी और चली गई वापस, क्योंकि उस टाइम पे जे कटलर अपना चौथा टाइटल जीतते हैं, फिल हीथ आते हैं सेकंड, और लोगों को रिजल्ट कतई पसंद नहीं आया। यहाँ पर सब लोगों ने बू करना शुरू कर दिया कटलर की इस विक्ट्री पे, और फिल हीथ को चीयर्स करने लग गए। इस वजह से फिल हीथ की हाइप काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, और फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया की तरह उनको देखा जाने लग गया। अफसोस की बात ये हुई कि उस साल 7वें नंबर पे काई ग्रीन चले गए थे, जिनकी एक बहुत अच्छी हाइप आर्नोल्ड से तो बनी, लेकिन ओलंपिया में कुछ खास नहीं कर पाए। थोड़ी सी और ज़्यादा दुख की बात इसमें है कि काई ग्रीन की बॉडी उस साल कोई ख़राब नहीं थी कि 7th प्लेसिंग तक जाने डिज़र्व करे, वो काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग में थे, लेकिन उस साल उनका गट बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड था, शायद उस टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा अजीब और अनदेखा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई, और 2010 का साल फिल हीथ के फेवर में ही एक तरह से ख़त्म हुआ, इवन तो वो हार भी गए थे। यहाँ पर 2011 का ईयर जब लगता है तो फिल और जे साथ में ट्रेनिंग करते हैं हैनी रैम्बॉट के अंडर ही, और इसके अंदर में आप देखोगे कि फिल हीथ काफ़ी नैरो लग रही हैं कटलर के मुकाबले, क्योंकि कटलर उस टाइम पे एक सुपर वाइड एथलीट थे और हमेशा से एक बड़ा फ्रेम कैरी करते थे। वहीं फिल हीथ की राउंडनेस स्टेज पे दिखती थी, और फिल हीथ का साइज़ पॉप करती हुई मसल्स स्टेज पे ही दिखती थी। जिम के अंदर जे कटलर हमेशा ही मिस्टर ओलंपिया और ज़्यादा बेहतर बॉडी बिल्डर दिखाई देते थे, पर यही चीज़ें हुई कि जैसे ही 2011 का ईयर शुरू हुआ तो हैनी रैम्बॉट ने फिल को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक की विड्थ पे काम करेंगे, क्योंकि जजेस ने उस साल हैनी को 2010 के ओलंपिया के बाद ये फीडबैक दिया था कि इनको अपने लैट्स बड़े करने की ज़रूरत है, और ये बन गए मिस्टर ओलंपिया फिर। तो ये चीज़ें करवाई गई। फिल ने अपने आर्म्स ट्रेन ही नहीं करे पूरे साल, क्योंकि वो उनका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। थोड़ा सा मास पुट ऑन करा और करीबन 235 पाउंड्स के स्टेज वेट पर जाकर के पहुंच गए। और उस साल 2011 के ईयर में फिल हीथ एक ऐसी फिजिक के साथ बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कदम रखते हैं जिस फिजिक को आज तक भी माना जाता है परफेक्ट। हैंड्स डाउन बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में ऐसी फिजिक इतनी कंप्लीट इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये फिजिक इतनी प्लीजिंग थी, इतनी परफेक्ट थी कि उतनी परफेक्ट शेप कई लोग मानते हैं कि रॉनी कोलमैन, डोरी नेट्स या किसी भी और बड़े लेजेंड की भी नहीं हुई। ऑल्दो वो लोग ज़्यादा फ्रीकी, ज़्यादा जायंट थे और इसलिए ज़्यादा खतरनाक भी हैं फिल हीथ से। फिल हीथ लेकिन अपनी जगह पर बिल्कुल एक इनक्रेडिबल फ्लॉलेस फिजिक के लिए जाने गए थे। एक ऐसी फिजिक जिसमें कि कोई बॉडी पार्ट, कोई मसल पार्ट मिसिंग था ही नहीं। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट बैलेंस और प्रोपोर्शंस में ग्रो हो रखी थी। इस फिजिक में कमी निकालने का कोई स्कोप ही नहीं था। और यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि फिल अपना टाइटल जीत जाते हैं पहला और कटलर को डिथ्रोन कर देते हैं। दोस्तों, जे कटलर हारने से पहले ये चीज़ जानते थे कि वो उस कंपटीशन को हार चुके हैं और बहुत ही मुस्कुराते उन्होंने इस हार को एक्सेप्ट करा। मतलब ये चीज़ आपने शायद इससे पहले कभी इतिहास में नोटिस नहीं करी होगी कि कोई बॉडी बिल्डर हार रहा है और वो मुस्कुरा रहा है और उससे पहले उसको पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो एक तरह से कटलर के मुंह पे ये एक्सप्रेशंस थे कि मेरा टाइम जा चुका है और मैं तुम्हारी खुशी के लिए बहुत खुश हूँ। वो ये जानते थे कि अब नए लोगों का टाइम आता जा रहा है। और वैसे भी वो रॉनी कोलमैन को बहुत मिस करते थे, क्योंकि कोलमैन के साथ जो राइवलरी रहती थी ना उनकी,
वो राइवलरी उनको काया ग्रीन, फिल हीथ या ब्रैंडन करी जैसे बॉडी बिल्डर्स के बीच थोड़ी मिल रही थी, तो उनको तो उसी में मजा आया करता था अपने ज़माने में, और इसीलिए अब उन्होंने हंसते हुए यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को अलविदा कह दिया। टेक्निकली जे कटलर 2013 में वापस ज़रूर आए, पर हम सब लोग जानते थे कि 2011 के बाद से उनका वो एक प्राइम टाइम निकल चुका है और वो उससे गुजर चुके थे। यहाँ पर अब नया दौर शुरू हो गया था। ये दौर दोस्तों 2011 का सोशल मीडिया का दौर था, और फिल हीथ पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उस एरा के बॉडी बिल्डर बने। इसके आगे की कहानी दोस्तों हम सब लोग जानते हैं, और हम सब लोगों को ये भी पता है कि 2011 से 2017 तक फिल हीथ को हराने वाला कोई भी दूसरा बॉडी बिल्डर नहीं आया, और वो सीधा 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने। पर कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं चलती है, कई सारी और चीज़ें उसके बीच में आती है। जीतने के बाद अगली जीत को कायम करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसी चीज़ को 7 बार लगातार करते रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें और लोगों से किस तरीके से बीइंग अ चैंपियन इंटरेक्ट करा जाता है, फिल हीथ को ये सब चीज़ें इनिशियली समझ नहीं आई, और कई सारी गलतियां उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करी, जिस वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब होनी शुरू हुई, और जितने ज़्यादा फैंस उनके 2011 में थे उनकी संख्या कम होने लग गई, और उनके हेटर्स अब बढ़ने लग गए थे। फिल हीथ ने इस दौरान कई सारी गलतियां बेशक की थी, लेकिन कई सारी गलतियां ऐसी थी जो दूसरे लोगों ने की थी, और वो थोप दी गई फिल के ऊपर, और ये अचानक से एक बदलाव जो आया ना 2012 से ही आ गया था। दोस्तों बायोग्राफी ये वाली पार्ट 1 हम यहीं पर ही अभी रखते हैं। सेकंड पार्ट अब मैं इसका कल लाऊंगा, और 2012 से लेकर के 2023 तक की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। इस दौरान ऐसा भी हुआ कि फिल हीथ की जान जाते जाते रह गई, और कई सारी ऐसी बातें जो अभी तक हमने नहीं सुनी, सब इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, जाते जाते मसल ब्लेस का जो मल्टीविटामिन है वो चेक करना मत भूलना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर ख़रीदना हो तो आप क्लिक कर सकते हो। बस दोस्तों अब मिलते हैं कल फिल हीथ की बायोग्राफी पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।